हेलो दोस्तों, मैं अपना एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के पहला और दूसरा चैप्टर, जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। ठीक है, तो बिना विलम्ब किए चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है मेरा? पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आप बताइए कि प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे? तो आपको बताना है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस में करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का न्यूनतम होता है किस में? तो आपको बताना है प्रकाश हमेशा न्यूनतम होता है किस में? कांच में होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या चीज़? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो आपको हमेशा याद रखना है कि गाड़ी के चालक के सामने आपका हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन लगता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? क्या उत्तल समतल दर्पण होता है? क्या उत्तल दर्पण होता है? क्या अवतल दर्पण होता है? या आपको बताना है उत्तल लेंस होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो मोटर हेडलाइट में आपका जो है होता है आपका उत्तल लेंस क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण होता है। आप गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल दर्पण होता है। चौथा के सी। चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो काल्पनिक है वो समतल दर्पण द्वारा बना होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन है? तो आपको याद रखना है कि जो काल्पनिक है क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। बोल रहे हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपका होता है डाई आफ्टर 6 के ए। आपको याद रखना है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाई आफ्टर होता है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहे हैं आपका कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। क्या किरण आरेख कहा जाता है? क्या फोकस कहा जाता है? क्या किरण पुंज कहा जाता है? या इनमें से सभी? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो किरण आरेख है ये कहा जाता है, किरण आरेख कहा जाता है 7 के ए। ठीक है, चलिए हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाला लेंस फोकसांतर होता है क्या? क्या आपका 20 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, 40 सेंटीमीटर होता है, कि आपका 50 सेंटीमीटर होता है? आपको याद रखना है कि हमेशा 2D सेंटीमीटर वाला आपका 50 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है। 9वें नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। तो आपको याद रखना है कि जो प्लस में 2D है होती है, उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होती है? प्लस में 2D होती है। क्या होती है? प्लस में 2D होती है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है प्रकाश के किरणों के समूह को आपको याद रखना है कि किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है कि जो धनात्मक होती है कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसी? धनात्मक होती है। 11 की बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो आपको याद रखना है हमेशा अवतल लेंस की क्षमता जो है आपका ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके बोल रहा है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस को हम
अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उल्टा हो जाता है। दर्पण में दूसरा होता है और दर्पण में होता है तो उत्तल दर्पण हो जाता है, ठीक है। उत्तल 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 लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। अवतल लेंस, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन में है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो आपको याद रखना है कि जो लेंस बनाने में हमेशा उपयोग नहीं होता है, क्या होता है, मिट्टी नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो कौन सा दर्पण है। क्या समतल दर्पण है, क्या उत्तल दर्पण है, क्या अवतल है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तल होता है यही होता है। 16 के क्या होगा, बी होगा। 16 के बी। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या समतल में बनता है, क्या अवतल में बनता है, क्या उत्तल में बनता है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किसे बनता है, तो आपको याद रखना है कि बड़ा हमेशा अवतल में बनता है। किसे बनता है, अवतल में बनता है। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, 2 हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, 2 हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने कि जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किसमें, अविलंब से दूर हो जाती है, क्या अविलंब के निकट होती है, क्या अविलंब के समांतर होती है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो अविलंब के क्या होते हैं, निकट होती है। क्या होती है, अविलंब के निकट होती है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का आवश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो कैमरा वाला लेंस होता है, जो फोटो खिंचवाता है लोग, उसमें हमेशा उत्तल लेंस होता है। कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। 20 के क्या हो जाएगा, आपको याद रखना 20 के ए, ठीक है। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त होता है। तो आपको याद रखना है साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। 21 के बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। 22 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या होगी। क्या आपका 10 सेंटीमीटर होगा, क्या 20 सेंटीमीटर होगा, क्या 5 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी अवतल दर्पण में फोकस दूरी पूछेगा तो क्या होता है, उसका दोगुना हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 22 के बी, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। 23 नंबर प्रश्न निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा आपका उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। 25 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 25 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जो अवतल होता है उससे क्या बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसमें लेंस बोल रहा है इसलिए अवतल हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है क्या चीज़, आपतन कोण, परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण, या अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि हमेशा परावर्तन कोण बराबर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या कह रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको याद रखना है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपको याद रखना है कि हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है।
चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपको याद रखना है, हमेशा 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन होता है? तो आपको याद रखना है अवतल होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन होता है? तो आपका होता है अवतल। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपके बोल रहे हैं दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में को याद रखना है, हमेशा अवतल दर्पण का उपयुक्त होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। क्या होता है? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर हो तो लेंस की क्षमता की दूरी क्या होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। चलिए हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि किस गोलीय दर्पण की किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो आपको हमेशा बताना है कि जो दोनों अवतल हो या दोनों उत्तल हो या दर्पण तथा लेंस उत्तल हो या दर्पण उत्तल लेंस दोनों हो। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो दोनों अवतल होते हैं वही होते हैं। ठीक है, गोली दर्पण में क्या होते हैं? दोनों अवतल 32 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 32 के ए। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2 हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आपको याद रखना है कि साइन आई बटा में साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। 34 से कितना होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। क्या? 35 नंबर प्रश्न, हाँ, एक उत्तल लेंस होता है। तो आपको याद रखना है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आपको याद रखना है V बटा में U होगा। क्या होगा? V बटा में U। 36 के D अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? M बराबर V बटा में U होता है। क्या होता है? V बटा में U। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है। तो याद रखना है आपको क्या? F बराबर R/2 या R बराबर क्या होता है? 2F होता है। देखिए दोनों में से कौन दिया है। तो आपको देखिए यहाँ पर दिया पहले में 37 का M R बराबर 2F दिया है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर का उपयोग किस में किया जाता है? तो आपको याद रखना है सोलर कुकर का उपयोग अवतल दर्पण में किया जाता है। किस में किया जाता है? अवतल दर्पण में किया जाता है। 38 के ए। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको याद रखना है बड़ा और क्या होता है? वास्तविक होता है। 40 के ए होगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रीय हो कहलाती है। क्या कहलाती है वो? तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण कहलाती है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र को दर्पण को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ध्रुव कहते हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से सारे प्रश्न एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है,
चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपका बोला है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो आपको याद रखना मात्रकहीन होता है। क्या होता है? मात्रकहीन होता है, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन सामने है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। तो आपको याद रखना है कि 50 सेंटीमीटर दूरी उत्तल लेंस वाला कौन? 50 सेंटीमीटर दूरी उत्तल लेंस वाला। ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो आपको याद रखना है कि जो A1/V+1/U+1 बराबर 1/F। ठीक है। 1/V+1/U बराबर 1/F होता है। ठीक है, यानी कि 47 के 1। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न आपका बोला है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष पर निरूपित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसी से केंद्र को किस तरह से दर्शाया जाता है। सी को केंद्र को किस तरह से दर्शाया जाता है? सी से दर्शाया जाता है। ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न, एक मिनट, सॉरी 48 49 आना चाहिए ना, 45 46 वही आ गया, 49 लाना है, सॉरी आ गया। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? छाल लिखा है, सॉरी, यहाँ पर क्या होती है? चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 3 × 10⁸ ये होगा। सॉरी इसमें होगा आपका ऐसे, देखिए पूछ रहा है प्रश्न कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है? 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ये थोड़ा प्रश्न में गलती हो चुका है। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ में मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। चलिए 56 नंबर प्रश्न 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न बोलता है कि पतले लेंस का आवर्धन की क्षमता क्या होता है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? कम होती है। 51 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होती है। तो आपको रखना है कि अधिक होती है। मोटे लेंस की क्षमता का आवर्धन क्या होता है? अधिक होती है। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब को प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है। तो आपको याद रखना है आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। चलिए 54 नंबर प्रश्न देते हैं। 54 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है। तो आपको याद रखना अभिसारी एवं सीधी होती है। 54 की भी आभासी एवं सीधी होती है। ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है। तो अनंत पर होती है। ठीक है, अनंत पर होती है। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो आपको याद रखना है कि बोल रहा है प्रश्न कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो आपको याद रखना है अनंत पर होती है। क्या होती है? अनंत पर होती है। 56 के सी। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाशीय केंद्र के फोकस के बीच होती है। 57 के बी। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? फोकस पर होती है। चलिए 58 के बी। चलिए 59 नंबर प्रश्न रख देते हैं। 59 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो फोकस पर होती है। चलिए 59 का डी। 60 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं कि 60 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी होती है। तो आपको याद रखना है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस का अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। तो निर्गत किरण के मुख्य फोकस के समांतर होती है। 61 के बी होती है। ठीक है।
चलिए 62 नंबर प्रश्न होता है। 62 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, तो निर्गत किरण के अक्ष से दूर जाती है, यानी 62 के डी। ठीक है, चलिए यहीं से क्लास मेरा एंड होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ से क्लास अंत होता है। ठीक है।